हे गाइस, सभी का वेलकम है ग्रामर के कोर्स के पार्ट नंबर 29 में। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर चल रही है अपनी एसएससी और बैंक्स के लिए। कंप्लीट है तो ये कंप्लीट है, इसके पहले ना इसके बाद कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार से किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ग्रामर पूरी करो और मॉक टेस्ट पे लग जाओ, ठीक है। तो आज 29वां पार्ट हम करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने किया था एडवर्ब्स। शुरू करेंगे क्लास को। सबसे गुजारिश करूँगा, देखो मैं तो सब कुछ करवा रहा हूँ तुम्हें और करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशली फॉर नीडी स्टूडेंट्स जो 2000-3000 रुपये बाजार में दे करके कोर्स नहीं ले सकते हैं। कोई बात नहीं, मतलब आप अगर आप यहाँ पे पूरे फोकस से सीखना चाहते हो ना, बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 29वें पार्ट से शुरू मत कर लेना। पार्ट आ चुके हैं इससे पहले 28। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ रखे हैं। अपना भला करो और पहले पार्ट से शुरू करना। देखो, आप जाओगे चैनल के होम पेज पे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ से पार्ट 0 से शुरू करना है, पार्ट 28 तक आना है और फिर बताना मुझे कैसे तुम्हारे मार्क्स नहीं आते हैं एग्जाम के अंदर। शुरू करें। आज एडवर्ब्स का एडवांस पार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में मैंने आपको एडवर्ब्स सिंपल कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए बताए थे, है ना। चलो पहले सिंपल कॉन्सेप्ट्स क्या थे वो एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको सिखाया कि एडवर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करना है और एडवर्ब का टाइप कैसे बताना है ना। वो टाइप मैंने इसलिए बताए थे क्योंकि एडवांस वाले पार्ट में टाइप के हिसाब से रूल होता है। तो पहले एक बार हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं पिछले 28वें पार्ट में हमने जो सीखा एडवर्ब से रिलेटेड। इन हर सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हो एक वर्ड है जो रेड कलर में है, ठीक है ना। जैसे होम है, यस्टरडे है, एवरीडे है, ये सब के सब एडवर्ब्स हैं। और कैसे ये एडवर्ब्स हैं ये मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। ही वेंट होम, यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, वेंट एज की वर्ब। कहाँ गया वो? घर गया। ही वेंट होम। अगर ये घर गए, ये होम जो है उसके वेयर का रिप्लाई कर रहा है, वो कहाँ गया इस बात का रिप्लाई कर रहा है, तो ये होम नाम का वर्ड कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब प्लेस वही होती है जो वेयर का रिप्लाई करती है ना। जो आदमी जहाँ गया हो उस जगह का नाम कहलाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। वैसे ही वेंट यस्टरडे, वो कल गया। ये जो यस्टरडे वर्ड है ये उसके जाने के वक्त की बता रहा है। कब गया था? यस्टरडे। अगर ये वक्त का रिप्लाई करेगा, व्हेन का रिप्लाई करेगा, देन इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। बहुत ही सिंपल है। जब ये वक्त की बात करे तो टाइम, जब ये जगह की बात करे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। अब देखो एवरीडे नाम का वर्ड देखो, ही सिंग्स एवरीडे। मैं पूछ रहा हूँ वो कितनी बार गाता है, आप बोलो भाई रोज गाता है। एवरीडे बता रहा है वो कितने ऑफन, हाउ ऑफन ही सिंग्स, है ना। रोज गाता है, महीने में एक बार गाता है, कभी नहीं गाता है। तो जो चीज़ फ्रीक्वेंसी बताए, ऐसा बताए कि कौन सा काम कितनी बार होता है, वो वर्ड कहलाता है इंग्लिश के अंदर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एवरी डे इज अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, एनुअली, बाई एनुअली, ये सब के सब वर्ड्स उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं और इसलिए सब कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और देख लो, ही सिंग्स ब्यूटिफुली, वो बहुत सुंदरता से गाता है। कैसे गाता है भाई? बहुत सुंदरता से। उसके गाने के अंदाज के बारे में बताने वाला वर्ड है, इसको कहते हैं अंदाज वाली एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। आपका जो अंदाज बताए, हाउ का रिप्लाई करता है, कैसा गाता है भाई, हाउ डज ही सिंग, ही सिंग्स ब्यूटीफुली। चलो, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे वेरी नाम का वर्ड उसके सुंदरता के ऊपर जोर दे रहा है। कैसा है वो? सुंदर है। और सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। अगर कोई एडवर्ब ऐसी हो जो डिग्री बताए, एडवर्ब की डिग्री बताए, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना। चलो, ही इज़ नॉट स्मार्ट, ये नॉट जो होता है ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और लास्ट में फाइनली ही केम, आखिरकार वो आ गया। तो ये आखिरकार, ये ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना शुरू में या लास्ट में आते हैं, इनको कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब। पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। कैसे आया वो? आखिरकार वो आ ही गया। ये पिछले पार्ट में आपने मेरे साथ सीखा। अगर ये आपका क्लियर है तभी आगे बढ़ना, नहीं तो 28वां पार्ट फिर चला लेना, शर्म मत करना अपने आप से। चलो आ जाओ, अब आते हैं इसके एडवांस कॉन्सेप्ट पे, आज के एडवर्ब्स के, है ना। अपने को सीखना आज पोजीशन क्या होती है एडवर्ब की। ऐसा नहीं है एडवर्ब आपके मन में आया आपने यहाँ घुसा दी, आपके मन में आया हमने यहाँ घुसा दी, मन में आया यहाँ घुसा दी। तो एडवर्ब से जुड़े हुए ना, पोजीशन से जुड़े हुए कुछ अपने पास रूल्स हैं, उस पर बहुत अच्छी एरर्स भी बनती है एग्जाम के अंदर। ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आएगा। इस सेंटेंस को देखो, आई हैव लर्नड इंग्लिश फ्रॉम अमन सर। मैंने इंग्लिश सीख ली है अमन सर से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना होता है, दिमाग में सेंटेंस को ब्रेक करना है। हैव लर्नड आपकी वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अमन सर नाम का एक क्या प्रॉपर नाउन। इतना काम अगर नहीं कर सकते हो ना तो ये गलत पार्ट चला रहे हो आप। शुरू से करवाता आ रहा हूँ मैं आपको, ऐसे तोड़ तोड़ के सेंटेंस के हर वर्ड को आपको तोड़ना तो पड़ेगा अगर आपको ग्रामर को प्यार से सीखना है तो, है ना, लॉजिक के साथ। तो आई हैव लर्नड इंग्लिश फ्रॉम अमन सर, इस सेंटेंस का मैंने आपके सामने कर दिया है पोस्टमार्टम। अब देखो एडवर्ब की पोजीशन क्या होगी। कोई भी एडवर्ब आएंगे ना इंग्लिश में तो उसके 3 ही पोजीशन होंगी। या तो वो होगी शुरू में,
या वो होगी एंड में या वो होगी मिडल में। फिर सुन लो, कोई भी एडवर्ब इंग्लिश में तीन ही पोजीशन लेती है, या तो होगी शुरू में, या होगी एंड में, या मिडल में। आप बोलोगे सर आपने कोई जगह छोड़ी नहीं, शुरू में लगा दी, एंड में लगा दी, मिडल में लगा दी, तो बचा ही क्या? ध्यान से समझो, शुरू में सिर्फ और सिर्फ 10% जगह आएगी, एंड में 20% जगह, और मिडल के अंदर अब कितना बचा पीछे? 70% जगह। सारी जो दिक्कत है ना एडवर्ब मिडल में कहाँ आती है, इसी चीज़ के ऊपर है। समझ रहे हो मेरी बात को? सारी दिक्कत इसी चीज़ के ऊपर है कि मिडल में एडवर्ब कहाँ पे आएगी। अगर एडवर्ब मिडल में आएगी तो वो या तो मेन वर्ब से पहले आएगी या मेन वर्ब के बाद में आएगी। बस आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, देखते जाओ। एक छोटा सा रूल याद रखना, अगर एडवर्ब मिडल में आएगी और वर्ब के बाद में आए तो वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो ना, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आनी चाहिए। सुन गए ना रूल नंबर 1। अगर एडवर्ब सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद में डालनी हो और वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट और उस वर्ब के बीच में नहीं आएगी। मान लो आई हैव लर्नड इंग्लिश फ्रॉम अमन सर लिखा है, यहाँ पे वर्ब है आपकी लर्नड, ऑब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, इन दोनों के बीच में कोई एडवर्ब नहीं आ सकती। तो 1 नंबर रूल तो आपका यही बनेगा, है ना। बार बार एग्जाम में वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब घुसा के देगा आपको देखते ही समझ आना है इस एडवर्ब की पोजीशन गलत है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एडवर्ब ऑफ मैनर को, है ना। इसकी पोजीशन को देखेंगे कब कहाँ पे कैसे इसको घुसाना है। एडवर्ब ऑफ मैनर 2 जगह आती है, या तो मेन वर्ब से पहले या मेन वर्ब के बाद, ठीक है ना। या तो मेन वर्ब से पहले या मेन वर्ब के बाद। अब आप बोलो सर कहाँ डालें, दोनों में से कहीं भी डाल दो। अगर मेन वर्ब से पहले आया तो ये सारा जोर डालेगा वर्ब के ऑब्जेक्ट पे। अगर मेन वर्ब के बाद आई एडवर्ब ऑफ मैनर तो सारा जोर डालेगी वर्ब के ऊपर, एक्शन के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैं बोलूँ अमन सर से मैंने कॉन्फिडेंटली इंग्लिश सीखी है। कॉन्फिडेंटली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो उसकी 2 पोजीशन होंगी, या तो मेन वर्ब से पहले आएगी हैव और लर्न के बीच में, है ना, कॉन्फिडेंटली, या आएगा ये इंग्लिश के बाद में। लर्न और इंग्लिश के बीच में नहीं आ सकता, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब नहीं आती। तो वर्ब के बाद में तो आएगी, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ उसके बाद में आएगी, ना कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। अब दोनों ही सेंटेंस सही है। आई हैव कॉन्फिडेंटली लर्नड इंग्लिश फ्रॉम अमन सर और आई हैव लर्न इंग्लिश कॉन्फिडेंटली फ्रॉम अमन सर, दोनों का मतलब एक ही है। थोड़ा सा इनके कहने के अंदाज में फ़र्क है, दोनों सही है ग्रामेटिकली। समझ गए ना? फ़र्क क्या है बता देता हूँ आपको। अगर आप कॉन्फिडेंटली पहले डाल रहे हो ना तो आप कह रहे हो मैंने कॉन्फिडेंटली सीखी है इंग्लिश, मैंने अमन सर से जर्मन नहीं सीखी, मैंने फ्रेंच नहीं सीखी, मैंने चाइनीज़ नहीं सीखी, मैंने सीखी है कॉन्फिडेंटली इंग्लिश। अगर आप कॉन्फिडेंटली को बाद में ला रहे हो तो आप क्या कह रहे हो, मैंने इंग्लिश को सीखा है कॉन्फिडेंटली, है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो सीखने के काम पे जोर आ रहा है इधर, और यहाँ पे जो चीज़ सीखी गई है उसके ऊपर जोर आ रहा है। ये सिर्फ मैं आपको स्पीकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना, कब कहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये होती है एडवर्ब ऑफ मैनर की सही पोजीशन। समझ गए ना? मेन वर्ब से पहले या मेन वर्ब के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को और ऊपर लाता हूँ। मान लो सेंटेंस ऐसा हो, शी फुलफिल्ड हर ड्रीम, शी फुलफिल्ड हर ड्रीम। आप मुझे बताओ यहाँ पे मैं कहाँ पे इस एडवर्ब को घुसाऊंगा? कोशिश करके मुझे बताना, कोई भी एडवर्ब मुझे लगानी हो एडवर्ब ऑफ मैनर, मैं कहाँ पे अपने उस एडवर्ब ऑफ मैनर को घुसाऊंगा? फुलफिल आपकी वर्ब होगी, ड्रीम आपका ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का, शी आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब 2 जगह है मेरे पास एडवर्ब घुसाने की। मान लो सक्सेसफुली डालना है तो फुलफिल से पहले डाल दूंगा, मेन वर्ब से पहले, या फिर मैं डाल दूंगा मेन वर्ब के बाद, है ना, यही करूंगा ना, मेन वर्ब से पहले या मेन वर्ब के बाद। अब मुझे अपने सच्चे दिमाग से बताना कितने लोगों को ये दोनों पोजीशन सही लग रही हैं। चलो, कि जितने लोगों ने ये बोला ना मेन वर्ब के बाद में आएगी, फिर सोचना अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है अभी तक इंग्लिश में। मैंने आपको साफ साफ बताया कि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आ सकती। मेन वर्ब से पहले तो आ जाएगी, मेन वर्ब के बाद आएगी तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। ड्रीम देखो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस फुलफिल्ड और ड्रीम के बीच में घुसाते हो तभी तुम्हारी एरर होती है। समझ गए ना? तो हमारी जो पहली वाली पोजीशन है वो सही है और बाद वाली पोजीशन गलत है, बीच वाली पोजीशन गलत है। तो सही पोजीशन होगी शी सक्सेसफुली फुलफिल्ड हर ड्रीम, ये ठीक है, और शी फुलफिल्ड हर ड्रीम सक्सेसफुली। अगर बीच में यहाँ घुसाया वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में तो ये वाली पोजीशन रॉन्ग है। अब क्लियर हो गया होगा आपको इस पे किस टाइप की एरर बनेंगी एडवर्ब ऑफ मैनर के ऊपर। आ जाओ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आप जानते हो ना, कौन सा काम कितना फ्रीक्वेंट होता है। मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, वो हर साल जो है गोवा घूमने जाता है। समझ गए ना, कितनी बार कौन सा काम होता है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का एक सीधा सा फॉर्मूला है। ये वाली एडवर्ब्स हमेशा एडवर्ब से पहले आएंगी वर्ब से, ऑलवेज, सेल्डम, हार्डली, बेरली, स्कैर्सली, नेवर। इनको बोलते हैं इंडेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कोई भी डेफिनिट टाइम नहीं बता रही है,
हमेशा होता है, कभी कभी होता है, ना के बराबर होता है, रोज या हर महीना या हर हफ्ता जैसी बात ये वाले वर्ड्स नहीं करते हैं, समझ गए ना। इनको बोलते हैं जनरल या इंडेफिनिट एडवर्ब्स। हमेशा और हमेशा सेंटेंस की मेन वर्ब से पहले आएंगे, इनका कोई और जगह नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसके अलावा जितने भी होंगे वो सेंटेंस के लास्ट में आएंगे एडवर्ब्स। जैसे कि ये देख रहे हो, डेली, एवरीडे, वीकली, मंथली, ईयरली, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में, है ना। तीसरा, एक थर्ड टाइप है जो दोनों में से आप कहीं भी लगा सकते हो, एडवर्ब से पहले भी, मेन वर्ब से पहले भी और सेंटेंस के लास्ट में भी। रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफन और यूजली। अब मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। आप सिर्फ इसको याद रखो ना, ये जो है मेन वर्ब से पहले आएंगे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बाकी सब सेंटेंस के लास्ट में लगाए आओ। समझ गए मेरी बात को। ये सारे वर्ड्स पे ध्यान रखना है, ये कभी भी सेंटेंस के मेन वर्ब के अलावा कहीं और ना हो, उससे पहले होने की जगह कहीं और ना हो। अगर आपको ये याद रह गया तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आप सीख जाओगे, है ना, कहाँ पे लगानी है। तो हम सिर्फ इन्हीं वर्ड्स पे फोकस करने वाले हैं, इनकी जगह हमेशा एडवर्ब से, मेन वर्ब से पहले होगी। आ जाओ, इसको अपने करके देखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखो, दे ऑलवेज आर क्रिटिकल ऑफ एवरीथिंग। ऑलवेज कौन सी है? जनरल एडवर्ब है। सर ने बताया था मेन वर्ब से पहले आएगी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, मेन वर्ब से पहले आएगी, लेकिन अगर मेन वर्ब तुम्हारी लिंक वर्ब हो तो ये वाली एडवर्ब्स लिंक वर्ब के बाद में आती हैं, समझ गए ना। तो ये ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, हार्डली, बेडली, स्केर्सली हमेशा लिंक वर्ब के बाद में आएंगी। अब देखो यहाँ बी फैमिली की वर्ब अकेली पड़ी है, आर, है ना। तो इस केस में मुझे क्या करना है, इसको हटाना है यहाँ से और इसको हटा करके आर के बाद में रखना है। दे आर ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ एवरीथिंग। तो ये जनरल एडवर्ब्स कभी भी लिंक वर्ब से पहले नहीं आती, मेन वर्ब से पहले आ जाएंगी, लेकिन अगर मेन वर्ब आपकी कोई लिंक वर्ब है तो उसके बाद में इनको रखना है। एक और रूल देख लो इनके ऊपर। मान लो मैं ऐसा बोलूँ, दे हैव बिन हार्डली डूइंग एनीथिंग नाउ डेज। आजकल वो ना के बराबर ही कुछ कर रहे हैं, है ना, आराम से बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। दे हैव बिन हार्डली डूइंग एनीथिंग नाउ डेज। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, सर ने बताया मेन वर्ब से पहले रखना होता है हार्डली को, और मैंने रख भी दिया। डूइंग जो है मेन वर्ब है और इससे पहले जो है मैंने हार्डली को प्लेस कर दिया। बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन एक रूल और है। अब रूल क्या कहता है वो, हार्डली को और ये सारी एडवर्ब जो हैं जिनको आप मेन वर्ब से पहले रखते हो, कभी भी बिन के बाद में नहीं रखोगे। क्या करोगे, बिन से हमेशा इनको पहले रखा जाएगा। एक दो बार आपको पढ़ने में, सुनने में अजीब से लगेंगे रूल्स, जब आप इनको एक दो बार समझ लोगे ना, फिर आपको देखते ही याद आ जाएगा। सर ने बताया हुआ बिन से हमेशा पहले आती है, बाद में नहीं आती है। तो मुझे क्या करना है, हटाओ यहाँ से, आप इसको लगा दो हटा करके बिन से पहले। दे हैव हार्डली बिन डूइंग एनीथिंग नाउ डेज। समझ गए ना। तो तीन हमारे पास इसके रूल्स हैं। ये सारी की सारी आएंगी हमेशा मेन वर्ब से पहले, लेकिन हमेशा और हमेशा बिन से पहले और लिंक वर्ब के बाद। अगर मेन वर्ब लिंक वर्ब हो तो उनके बाद। बाकी सबको आपको सेंटेंस के लास्ट में प्लेस कर देना, सेंटेंस सही हो जाएगा। जहां सेंटेंस खत्म हो रहा हो ना, वहां पे लास्ट में इसको प्लेस कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो गई, एडवर्ब प्लेस पे आ जाओ। बहुत ही सिंपल है ये। इसकी एक ही नेचुरल पोजीशन है, और कब, वर्ब के जस्ट बाद में, आफ्टर द मेन वर्ब जो है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस की नेचुरल पोजीशन है। समझ गए। शी वॉक टुवर्ड्स द एग्जिट। शी वॉक्ड टुवर्ड्स द एग्जिट। यहाँ पे वॉक्ड आपकी वर्ब है, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है, शी सब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एग्जिट नाम का जो है नाउन। आपने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे शी वॉक जो कर रही है टुवर्ड्स द एग्जिट, टुवर्ड्स द एग्जिट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ गए ना। कहाँ वॉक कर रही है, वो गार्डन में कर रही है, एग्जिट की तरफ कर रही है। जो भी जगह बताएगा वर्ड वो बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस को। तो यहाँ पे एक की जगह तीन वर्ड्स हैं, तो इसको बोलूंगा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। टुवर्ड्स द एग्जिट इज एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। अब ध्यान दो, इसकी पोजीशन कहाँ है, वर्ब के बिल्कुल बाद में, ठीक है ना। तो हमेशा प्लेस जो होता है ना, प्लेस, वो बिल्कुल वर्ब के बाद में आता है। अब इस सेंटेंस को देखो, शी एवरीवेयर लुक्ड बट कुड नॉट फाइंड एनीवन। उसने हर जगह देखा लेकिन किसी को ढूंढ नहीं पाई। सेंटेंस आपको देख करके, सच बता रहा हूँ मैं, आप में से 90 को लगेगा सेंटेंस सही है, लेकिन अगर इस रूल को आप देखो ना तो एवरीवेयर की पोजीशन गलत है, क्योंकि एवरीवेयर आ रहा है वर्ब से पहले। एडवर्ब ऑफ प्लेस की पोजीशन वर्ब के बिल्कुल बाद में होती है। मुझे क्या करना चाहिए, शी लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड, ऐसा इसको लिखना चाहिए। क्लियर हो गया। एडवर्ब ऑफ मैनर सीख लिया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सीख लिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी सीख लिया। आ जाओ एडवर्ब ऑफ टाइम पे। सारी बताऊंगा एक एक करके, लास्ट में समरी भी दे दूंगा, है ना। कमेंट्स में इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो लोड मत लो, पहले एक बार सीख लो। एडवर्ब ऑफ टाइम की नेचुरल पोजीशन होती है सेंटेंस के एंड में, क्लोज के एंड में। जो बाइडन वन द इलेक्शंस इन 2020। तो सब्जेक्ट तुम्हारा जो बाइडन हो गया, वन तुम्हारी वर्ब होगी, है ना। इलेक्शन जीता तो इलेक्शन हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखो कहाँ पे आ रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में।
ये व्हेन का रिप्लाई कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। ध्यान देना, यहाँ पे वन के बाद में भी आ सकता था अगर इलेक्शंस नाम का वर्ड ना होता, इसका ऑब्जेक्ट ना होता, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, कोई भी एडवर्ब कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आती, तो इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद में रखा है, ना कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। अब देखो, ये कभी कभी आपको शुरू में भी मिल जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ना सेंटेंस के शुरू में मिल जाएगा। जैसे इन 2020 जो बाइडन वन द इलेक्शंस, उसका मतलब पता क्या होगा, उसका मतलब ये है आप एडवर्ब ऑफ टाइम को स्टार्ट में लाए हो क्लोज के एम्फसिस डालने के लिए, कब जो बाइडन ने जीता। समझ गए मेरी बात को। आप कह रहे हो 2020 के अंदर सबसे बड़ी बात यही हुई है, 2020 में अमेरिका में जो बाइडन इलेक्शंस को जीता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के लास्ट में जो उसकी नेचुरल पोजीशन आती है, लेकिन अगर इसको उठा के आप शुरू में ले आओगे ना तो आप इस वक्त पे ज़्यादा जोर दोगे, और ये भी इसकी सही पोजीशन है ना। जैसा मैंने यहाँ लिखा इन 2020 जो बाइडन वन द इलेक्शंस, बहुत इंफोसिस डाल रहे हैं हम 2020 के ऊपर, ये हुआ है 2020 में जो बाइडन ने इलेक्शंस जीता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका मेनली पोजीशन वाला, है ना। अब देखो, आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, एडवर्ब एक से ज़्यादा आ जाए एक सेंटेंस के अंदर, है ना। मान लो एक सेंटेंस में पोजीशन एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ रही हो, टाइम भी आ रही हो, फ्रीक्वेंसी भी आ रही हो, एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ रही हो, तो उनकी आपस में पोजीशन कैसे बैठेगी, है ना, किसको पहले किसको बाद में। ये आप फॉर्मूला जो मेरे साथ सीख रहे हो ना, आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा, और ज़्यादातर क्या बोलते हैं एमपीटी फॉर्मूला बताते हैं आपको, एमपीटी फॉर्मूला होता है, पर ये फॉर्मूला सफिशिएंट नहीं है। इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, मैनर पहले, प्लेस पहले, बाद में, और टी बाद में, है ना। पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, पर ये फॉर्मूला अपने आप में सफिशिएंट नहीं है और ये फेल भी हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा ये फेल कब होगा, तो अपने इसको ध्यान से सीखना। एक्चुअल पूरा फॉर्मूला है MPFTR, कम बुक्स में मिलेगा आपको, लेकिन आपको याद करना है इस फॉर्मूला को, MPFTR। सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम, फिर रीजन, है ना, एडवर्ब ऑफ रीजन। कैसे, मान लो मैं यूँ बोल रहा हूँ, द प्रोफेसर स्पोक लाउडली इन द क्लास एवरी डे ड्यूरिंग द लेक्चर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। प्रोफेसर साहब बोला करते थे जोरों से क्लास के अंदर हर रोज़, और कब, लेक्चर के दौरान, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रोफेसर साहब बोलते थे। अब मैं इसमें सारी एडवर्ब्स निकाल रहा हूँ, कौन कौन सी कहाँ लगी हुई है। सबसे पहली एडवर्ब आएगी लाउडली, कैसी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। प्रोफेसर साहब कैसे बोलते थे, प्रोफेसर साहब लाउडली बोलते थे, समझ गए ना, तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगी लाउडली। अच्छा, प्रोफेसर साहब कहाँ बोलते थे, तो इन द क्लास होगी एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, प्रोफेसर साहब कब बोलते थे, हर रोज़ बोलते थे, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, किस वक्त बोलते थे, दौरान लेक्चर के, ड्यूरिंग द लेक्चर, जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, क्यों बोलते थे, टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अब देखो, इन्फिनेटिव है ये, टू एक्सप्लेन, इन्फिनेटिव की क्लास इससे नेक्स्ट ही होगी। इन्फिनेटिव मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनेटिव भी एडवर्ब होते हैं जब वो वाई का रिप्लाई करें, समझ गए, वर्ब से रीजन दें तब वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, समझ गए ना। तो एडवर्ब ऑफ रीजन जो है ना, उसको इन्फिनेटिव ही बोलेंगे अपने, यूँ समझ लो आप। तो टू एक्सप्लेन एक इन्फिनेटिव है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है टी के बाद में। तो एक्चुअल में ये आपकी टोटल पोजीशन होती है MPFTR। पर मैं फिर बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला फेल होगा, पहले आप समझ लो ये लगेगा कैसे, और फिर मैं बताता हूँ फेल कहाँ होगा। चलो एक सेंटेंस देखो, ब्रायन लारा स्टार्टेड हिज बैटिंग ऑलवेज स्लोली टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इनिंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ मैच। ये आप सबके लिए टास्क है, अगले 2 मिनट में आप सीख जाओगे कहाँ पे कौन सी एडवर्ब लगनी चाहिए। आप सबसे पहले एडवर्ब आइडेंटिफाई करो इस ऊपर वाले सेंटेंस में। इसमें कितनी एडवर्ब्स हैं मुझे बताओ, सब लोग ट्राई करेंगे, अगर ट्राई नहीं कर रहे हो तो अपने आप से धोखा कर रहे हो। चलो मैं यहाँ पे आपको 5-4 एडवर्ब सारी निकाल के बता देता हूँ, है ना। ब्रायन लारा ने स्टार्ट किया किसको, उसकी बैटिंग को, तो यहाँ तक तो सब्जेक्ट, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, कैसे स्टार्ट किया, हमेशा, और कैसे, बहुत धीमे धीमे, और क्यों, ताकि बिल्ड करे एक स्ट्रॉन्ग इनिंग को। और ये कब करता था, बिगिनिंग में, किसी शुरुआत में मैच की, है ना। तो यहाँ पे सारी एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं, देखो, सबसे पहले है ये ऑलवेज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर, टू बिल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन, एक इन्फिनेटिव है। अच्छा, इन द बिगिनिंग ऑफ अ मैच एडवर्ब ऑफ टाइम। तो 4 एडवर्ब्स अपने पास आई हैं। अगर मैं इस फॉर्मूला को लगाऊं तो मुझे कैसे लगाना चाहिए, पहले आएगा M, फिर आएगा P, M के बाद में P तो यहाँ पे है ही नहीं, उसके बाद में आएगा फ्रीक्वेंसी F, उसके बाद में T, और फिर में R। अगर मैं MPFTR लगाऊं तो मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा सही होगा। अब आपका मेन यहाँ पे ना परीक्षा शुरू हो रही है आपकी। MPFTR फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया, एडवर्ब मैंने आपको ढूंढ के बता दी। अब मुझे बताओ तीनों में से कौन सा सही होगा। चलो देखो, शुरू में आना चाहिए M,
तो यहाँ पे आ गया स्लोली शुरू में एम, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या आना चाहिए, प्लेस, प्लेस तो है नहीं, फिर आनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आ गई एफ, ठीक है। उसके बाद में टाइम आना चाहिए, ये आ गया टाइम, कब करता था भाई, बिगिनिंग में करता था मैच की, टाइम आ गया। लास्ट में रीजन आना चाहिए, टू बिल्ड, यहाँ पे रीजन आ गया। आपने देखा MPFTR अगर फॉर्मूला से चलूँ तो ये सेंटेंस सही है अपने आप में, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, इसलिए बोल रहा हूँ ये MPFTR फॉर्मूला फेल होता है ना, हमेशा इसको आपको फॉलो नहीं करना है। क्यों, अगर इसमें से कोई भी एडवर्ब ऐसी आपको मिल जाए जो कि अपना एक्सेप्शन लेके रखती हो तो उस एडवर्ब को उसकी जगह पे घुसाओ। यहाँ पे एक्सेप्शन वाली एडवर्ब आई है ऑलवेज, बताया था ना, ऑलवेज, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, नेवर, क्या करते हैं ये, हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। अगर ये मेरे भाई मेन वर्ब से पहले आते हैं ना तो ऑलवेज की पोजीशन होनी चाहिए स्टार्टेड से पहले, समझ गए ना। MPFTR फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा, MPT फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा। अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन वाली एडवर्ब आ जाए, और यही है 5-6 एक्सेप्शन वाली, ऑलवेज, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, नेवर, है ना, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज को स्टार्टेड से पहले लाना है। अब ये आपका फॉर्मूला बनेगा, समझ गए। तो पहले आ गया एफ, फिर आ गया एम, फिर आ गया टी इन द बिगिनिंग, और फिर आ गया टू बिल्ड अ एडवर्ब ऑफ रीजन। क्लियर हो गया। तो बी आपका करेक्ट आंसर है, बी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। ब्रायन लारा ऑलवेज स्टार्टेड हिज बैटिंग स्लोली इन द बिगिनिंग ऑफ अ मैच टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इनिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई एडवर्ब की पोजीशन, एक बार रिवाइज कर लेना, 2 बार रिवाइज कर लेना, फिर मैं आपको जो है ना एडिटोरियल्स में इसको लेना शुरू करूँगा। तो एडिटोरियल क्लास के अंदर मैं इसको बार बार रिवाइज करवाऊंगा आपको। अभी तक मैं क्यों नहीं करवाता था, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, अब पढ़ा दिया है ना, अब मैं बार बार आपका ध्यान खींचूंगा तो रिवाइज हो जाएगा, पर एक बार अच्छे से देख लेना इसको। अब बची कुछ एरर्स देखते हैं एडवर्ब पे जो बनती हैं, सब लोग ट्राई करोगे एडवर्ब। ये अपनी एरर नंबर 4 है, पिछले पार्ट में मैंने आपको 3 एरर्स करवाई थी, है ना, एडवर्ब पे। आज एडवर्ब की एरर नंबर 4 है, दो ही एरर्स हैं अपने पास मोटी मोटी। आप सब के सब लोग इस सेंटेंस में मुझे ढूंढ के बताओ क्या एरर है, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे उस एरर को अपने को सही करना है। नीचे रूल भी लिखा हुआ है। चलो देखो, एरर ये है, आपको लगता है कि LY जिसके लास्ट में आ जाए वो एडवर्ब होती है, जैसे ब्यूटीफुली, है ना, ये एक एडवर्ब है, पीछे LY आ रहा है। जैसे स्मार्टली, ये भी एडवर्ब है, मान लिया। जैसे हार्डली, ये भी एडवर्ब है, मान लिया। लेकिन स्मार्टली, हार्डली, ब्यूटीफुली, ये सब जो LY बने हैं ना, इनमें एक एडजेक्टिव लगा हुआ पहले। स्मार्टली में पहले क्या लगा हुआ, स्मार्ट नाम का एडजेक्टिव। हार्डली में हार्ड नाम का एडजेक्टिव। ब्यूटीफुली में ब्यूटीफुल नाम का एडजेक्टिव। तो फॉर्मूला ये कहता है कि LY लग करके जो एडवर्ब बनती हैं वो बनती हैं एडजेक्टिव के साथ। लेकिन अगर किसी नाउन के बाद में LY लगा हो तो वो एडवर्ब नहीं बल्कि वो एडजेक्टिव होता है। समझ गए मेरी बात को। नाउन प्लस में LY एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस में LY एडवर्ब। तो इस फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना है ना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते ही आपको एरर दिखेगी, है ना। ही ऑलवेज बिहेव्ड फ्रेंडली विद अस, वो हमेशा हमारे साथ दोस्ताना बिहेव करता था, व्यवहार करता था। अब ध्यान से तोड़ो उस सेंटेंस को, है ना। बिहेव्ड आपकी वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया आपका ही। अच्छा, विद आपकी प्रेपोजिशन होगी, अस उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑलवेज हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी जगह होती है हमेशा मेन वर्ब से पहले। इतना आपने ब्रेक कर दिया। अब मुझे बताओ ये फ्रेंडली यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का काम करेगा। कैसे बिहेव करता था, फ्रेंडली मैनर में, समझ गए ना मेरी बात को। तो फ्रेंडली बिहेव करता था हमारे साथ, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। लेकिन ध्यान देना, फ्रेंडली बना कैसे है, फ्रेंड प्लस में ली। फ्रेंड क्या होता है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है। अगर फ्रेंड प्लस ली आपने एडवर्ब बनाया तो ये सेंटेंस गलत है। एक्चुअल में ये एक एडजेक्टिव लिख दिया आपने एडवर्ब की जगह पे। तो बस यही रूल है नंबर 4। बहुत जगह आपको LY वाले एडजेक्टिव मिलेंगे जिनको आप एडवर्ब समझ बैठोगे, आपको उनको उनके एडवर्ब फॉर्म में चेंज करना है। अब इसका तरीका क्या है, इसका सीधा सा तरीका है, फ्रेंडली को अगर एडवर्ब में बदलना हो तो आपको लिखना चाहिए इन अ फ्रेंडली मैनर। ही ऑलवेज बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर विद अस। समझ गए इस रूल को, पूरा ब्रेक करके बता दिया मैंने आपको। अगर कहीं पे नाउन के बाद में LY लिखा हुआ मिल जाए और ऐसा वर्ड बनाओ जो आपको देख के लगे एडवर्ब है, तो आपकी एरर वहाँ पे ट्रिगर हो जाएगी। वहाँ पे आपको उसको एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव मानना है, क्योंकि वो एडवर्ब बन ही नहीं सकता। नाउन और LY कभी भी एडवर्ब नहीं बनाते। तो वो एडजेक्टिव होगा तो उसको उसके एडवर्ब फॉर्म में बदलना होगा। अगर एडवर्ब फॉर्म है तो ठीक है, नहीं तो उसको क्या लिखो, इन अ फ्रेंडली मैनर। अगर यहाँ पे ही ऑलवेज बिहेव्ड फादरली होता तो मैं लिखता इन अ फादरली मैनर, है ना। अब अगला देखो, दे स्टूड अप मैनली अगेंस्ट द एनिमी। वो मैनली तरीके के अंदर एनिमी के सामने खड़े हुए। स्टूड अप का मतलब है किसी का सामना करना, मैनली मतलब मैन की तरह। अब दिक्कत क्या है,
तोड़ दो सेंटेंस को। स्टूड अप हो गई आपकी फ्रेजल वर्ब, दे हो गया सब्जेक्ट, अगेंस्ट आपकी प्रेपोजिशन, एनवी उसका ऑब्जेक्ट। मैनली यहाँ पे कहलाएगी एडवर्ब। दिक्कत क्या है भाई, मैनली तो मैन से बना हुआ है, मैन एक नाउन होता है, नाउन के बाद में एल वाई लगाया तो बन गया एडजेक्टिव। जब ये एक एडजेक्टिव है तो उसको एडवर्ब की जगह कैसे रख दिया आपने, तो उसको एडवर्ब ऑफ मैनर बना दिया। भाई वो मैनली की तरह खड़े हुए, मतलब मैन की तरह खड़े हुए एनिमी के सामने। तो दिक्कत क्या है, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है एडवर्ब की जगह। अब इसको इसके एडवर्ब फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को मुझे लिखना चाहिए, दे शुड हैव, इसको काट दो, इन अ मैनली मैनर अगेंस्ट द एनिमी। समझ गए ना, बस इतना ही काम करना था, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मैनली एक एडजेक्टिव है ना कि एक एडवर्ब। अब ध्यान देना, मैनली इन अ मैनली मैनर के लिए अपने पास एक एडवर्ब भी है जो अपने बोलते हैं मैनफुली। जैसे ब्यूटीफुली होता है ना, वैसे मैनफुली। पर ये हर ऐसे एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब फॉर्म नहीं होगी। तो आपके पास सेफ साइड क्या है, उस एडजेक्टिव को इन अ मैनली मैनर लिख करके एडवर्ब में बदल दें। जैसे मैनली के लिए तो एडवर्ब थी मैनफुली, बाकी और दूसरे के लिए ना मिले, फ्रेंडली के लिए फ्रेंडफुली ना हो, तो उस केस में आपको यही करना है, आप इन अ मैनली मैनर लिख दो। सेफ साइड यही है आपके लिए, है ना। चलो अगला देख लो, द इकॉनमी हैज़ स्टार्टेड ग्रोइंग लाइवली। इकॉनमी ने लाइवली तरीके से ग्रो करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगी आपको, कैसे। हैज़ स्टार्टेड आपकी वर्ब होगी, इकॉनमी सब्जेक्ट हो गया, स्टार्ट के बाद में जीरेंड आया हुआ वर्ब के आईएनजी फॉर्म। कई ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद हमेशा जीरेंड लेती हैं, ये मैंने आपको वर्ब चैप्टर में करवा दिया है। तो जीरेंड हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। द इकॉनमी हैज़ स्टार्टेड ग्रोइंग लाइवली। अब आप बोलोगे सर लाइवली तो लाइव नाम के एडजेक्टिव से बना हुआ एलवाई है। लाइव मतलब जिंदा, लाइव मतलब जो जीवित हो, उसके आगे एलवाई लगा है तो ये एडवर्ब होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई कुछ ऐसे एलवाई वाले वर्ड्स ऐसे भी हैं जो भले ही एडजेक्टिव से बने हों, एडजेक्टिव लग के ही बने हों, लेकिन फिर भी वो एडजेक्टिव्स ही हैं। वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो यहाँ पे भी लाइवली जो है ना, भले ही आपको एडवर्ब लग रहा हो लेकिन दिस इज एन एडजेक्टिव। अब क्या करना है, इसको डाल दो उस दूसरी फॉर्म में, द इकॉनमी हैज स्टार्टेड ग्रोइंग इन अ लाइवली मैनर। अब देखो ये कौन से सारे वर्ड्स हैं इस तरह का खेल करते हैं, जो ध्यान से देखना, ऑलवेज एडजेक्टिव्स होते हैं ये सारे के सारे वर्ड्स, लाइवली, ऑयली, ऑरली। इस लाइवली को अगर आप छोड़ दो तो बाकी के सारे बने हुए किससे, नाउन प्लस में एलवाई से। ऑयल प्लस में एलवाई, आवर प्लस में एलवाई, होम प्लस में एलवाई, वर्ड प्लस में एलवाई, हेवन प्लस में एलवाई। समझ रहे हो, डिसऑर्डरली, ह्यूमनली, एल्डरली, काइंडली, ये सब के सब जो हैं नाउन प्लस में किससे बने हुए हैं, एलवाई से। ये लाइवली एक ऐसा है जो कि एडजेक्टिव प्लस में एलवाई से बना, लेकिन ये फिर भी ऐसा ही काम करता है। अब नीचे वाले और देखो, डेडली, काइंडली, लाइकली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, एनुअली, रेगुलरली, ये सब एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं। इनको आप जैसे मर्जी यूज़ कर लो, एडवर्ब फॉर्म में भी इनका यही फॉर्म होता है, एडजेक्टिव फॉर्म में भी इनका यही फॉर्म होता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। इन सारों की तरफ आपको ध्यान देना है। कभी भी ऐसा दिख जाए आपको वुमनली लिखा हो तो वो एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करना, ना कि उसको एडवर्ब की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं। एरर नंबर 5, कन्फ्यूजिंग एडवर्ब्स। पिछले पार्ट में मैंने आपको 4 कन्फ्यूजिंग एडवर्ब पेयर करवाए थे, इस पार्ट में मैं आपको 5 करवा रहा हूँ। टोटल कितने हो जाएंगे, 9। लास्ट में उनकी समरी भी दे दूंगा। अब पाँचों मेरे साथ एक एक करके देख लो। तो पहला पेयर है वेरी और टू। वेरी और टू दोनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन फ़र्क क्या होता है, वेरी बताता है एक जनरल सेंस में, टू बताता है एक नेगेटिव सेंस में। स्विट्जरलैंड इज़ वेरी टू ब्यूटीफुल। स्विट्जरलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। वेरी और टू में से मैं चूज़ करूँगा वेरी को, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंस में नहीं बताना। स्विट्जरलैंड सुंदर है यार, इसमें नेगेटिव बात थोड़ी ना, अच्छी बात है। स्विट्जरलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है ना। टू का यहाँ काम नहीं है। अगला देखो, दिस वॉच इज़ वेरी टू एक्सपेंसिव टू बाय। ये घड़ी बहुत एक्सपेंसिव है बाय करने के लिए। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है, मैं इसको बाय कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी है, ये बहुत ही जो है महंगी घड़ी है। अगर नेगेटिव तरीके से बोल रहा हूँ तो वेरी नहीं, यहाँ पे आएगा टू। दिस वॉच इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय। ये स्ट्रक्चर भी देख लेना, टू प्लस में टू। ये स्ट्रक्चर हमेशा हमेशा किसी चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट को बताती है, ठीक है ना, हमेशा किसी चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट को बताती है। टू प्लस में टू, बीच में एक एडजेक्टिव होता है। अब तीसरा देख लो, आई डोंट लाइक दिस गर्ल बिकॉज शी टॉक्स वेरी या टू मच। मैं इस लड़की को पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो बहुत बोलती है। अब ये पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में, उसका बोलना मेरे लिए नेगेटिव सेंस है, यहाँ पे मैं टू लिखूंगा, वेरी नहीं लिखूंगा। तो वेरी और टू में यही फ़र्क है, वेरी एक जनरल सेंस में, टू नेगेटिव सेंस में। स्विट्जरलैंड सुंदर है तो वेरी ब्यूटीफुल है, ये घड़ी महंगी है तो बहुत ज़्यादा महंगी है नेगेटिव सेंस में, टू एक्सपेंसिव है ना। और वो बहुत बोलती है तो टू मच बोलती है, ना कि वेरी मच बोलती है। चलो आ जाओ,
अगला पेयर देख लो, वेरी और वेरी मच के बीच में क्या फ़र्क होता है। कभी कभी आप वेरी की जगह वेरी मच लगा हुआ भी देखोगे। वेरी और वेरी मच में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा ही फ़र्क है। क्या? वेरी मच जो है ना वो मॉडिफाई करता है वर्ब्स को, दोनों ही एडवर्ब्स हैं, और वेरी मॉडिफाई करता है किसको? एडजेक्टिव्स को। वेरी मच मॉडिफाई करेगा वर्ब्स को, वेरी करेगा एडजेक्टिव को। जैसे इस सेंटेंस को देखो, दिस बुक इज़ वेरी या वेरी मच इंस्पायरिंग। ये किताब बहुत इंस्पायरिंग है। वेरी भी आ सकता है, वेरी मच भी आ सकता है, लेकिन दोनों में से एक गलत है ना। आपके हिसाब से दोनों सही होंगे, पर मैं बता रहा हूँ इन दोनों में से एक गलत है। कैसे? आप इसके बाद में देख रहे हो इंस्पायरिंग नाम का एक एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इंस्पायरिंग एक एडजेक्टिव है, तो मुझे यहाँ पे वेरी को चूज़ करना है, वेरी मच को चूज़ नहीं करना। ठीक है ना। अगला देखो, आई एम वेरी या वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस बुक। यहाँ पे इंस्पायर्ड V3 है, बाय लगा हुआ है, पैसिव वॉइस बना हुआ है। अब ये इंस्पायर्ड एक एडजेक्टिव नहीं बल्कि एक वर्ब बन गया। आई एम इंस्पायर्ड, मैं इंस्पायर हो गया हूँ इस किताब के द्वारा, इस किताब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। अगर ये एक पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं होकर के एक वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उस केस में वेरी मच का काम है, वेरी का काम नहीं है। अब इस रूल को याद कैसे रखना है? वेरी 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 प्लस में वर्ब कभी भी नहीं आएगी। ठीक है ना। वेरी ब्यूटीफुल हो सकता है, वेरी कुछ भी लगा लो, पर उसके बाद में वर्ब नहीं लगाओगे। यहाँ पे इंस्पायर्ड एक V3 थी, पैसिव वॉइस बना हुआ था, इस केस में मुझे वेरी मच को चूज़ करना है। और अक्सर आपको है ना वेरी के बाद में पैसिव वाली वर्ब मिलेगी लगी हुई, है ना। तो उस केस में आपको वेरी के बीच में वेरी मच लगाना है, वेरी मच को ना वेरी से रिप्लेस करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट में समरी दे दूंगा सबकी, अब एक बार सीखते जाओ लगातार। फेयरली और रादर दोनों का मतलब होता है कुछ हद तक। फेयरली और रादर, है ना, दोनों का मतलब होता है कुछ हद तक। दोनों का मतलब एक है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। फेयरली पॉजिटिवली और रादर नेगेटिवली। रूल मैंने आपको बता दिया, 4 सेंटेंस आपके सामने हैं। अपने आप से मुझे चूज करके बताओ कहाँ पे फेयरली कहाँ पे रादर आएगा। चलो, शी सीम्स फेयरली रादर सेटल्ड इन हर न्यू जॉब ऑलरेडी। वो पहले से ही बहुत सेटल दिखती है अपनी नई जॉब में। अब ये बताओ मुझे नेगेटिव बात है पॉजिटिव बात है? भाई सेटल्ड है जॉब में तो अच्छी बात है ना, नेगेटिव बात क्या है इसमें? अगर नेगेटिव बात नहीं है तो रादर का कोई काम नहीं है। शी सीम्स फेयरली सेटल्ड, है ना, वो काफ़ी हद तक सेटल्ड है अपनी नई जॉब में पहले से ही। अब आगे देखो, द रिपोर्ट वॉज फेयरली या रादर इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ये रिपोर्ट काफ़ी हद तक कॉम्प्रीहेंड करने लायक नहीं है, मतलब समझ में नहीं आएगी आपको। काफ़ी हद तक इस रिपोर्ट को समझा ही नहीं जा सकता। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सीधी सी बात है, नेगेटिव बात कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आ रही, नेगेटिव बात कर रहे हो इस रिपोर्ट के लिए आप। अगर नेगेटिव बात कर रहे हो तो यहाँ पे रादर आपका आंसर है, ना कि फेयरली। तीसरा देखो, दैट सीम्स लाइक फेयरली और रादर साउंड एडवाइस। दैट सीम्स लाइक फेयरली और रादर साउंड एडवाइस। साउंड का मतलब होता है अच्छी, है ना, मजबूत। एक काम करो, आप इन दोनों में मुझे बताओ क्या लगाओगे, डालो कमेंट सेक्शन के अंदर। दैट सीम्स लाइक फेयरली और रादर, और लास्ट वाला देख लेना, हिज बिहेवियर इज समटाइम्स फेयरली और रादर हार्श। हार्श का मतलब होता है कड़ा, है ना, कठोर। दोनों में फेयरली और रादर में से क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में अपडेट करना। देखो, इसको इंटरेक्टिव सेशन बनाओ। आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, पैसा देते हो, वहाँ पे टीचर आपको समझाता है तो आप उसकी शर्म से सीख लेते हो। अगर आप फ्री के अंदर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं आप सीखोगे नहीं, है ना। तो मैं इसको इंटरेक्टिव बना रहा हूँ, जितना बना सकूँ उतना बनाओ। जब मैं आपको बोलूँ ट्राई करना तो ट्राई करना है आपको। अब ट्राई करेंगे सब कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगले वाली एरर की, आ जाओ अगले पे। अब देखो ये थोड़ी सी ट्रिकी हैं, क्योंकि इनको आपको देख करके पता नहीं लगेगा, आपने पहले इनका नाम ही नहीं सुना कभी। लिटिल इफ एनी और लिटिल और नो, इनके नाम से आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इतना समझ लो दोनों का मतलब लिटिल है, दोनों का मतलब है ना के बराबर। लेकिन जिसमें नो आ रहा है ना उसका मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव सेंस में बिल्कुल भी नहीं। और जिसमें एनी आ रहा है उसका मतलब है थोड़ा सा। वैसे तो दोनों ही ना के बराबर हैं, लेकिन ये फिर भी पॉजिटिव सेंस में और ये फिर भी नेगेटिव सेंस में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में इनको आपको यूज़ करना है सेंटेंस के मीनिंग को देख करके। अब इस सेंटेंस को देखो, सब लोग खुद ट्राई करो, मैंने आपको मीनिंग बता दिया इनका, है ना। अब इस सेंटेंस में क्या आएगा, ये लगाओगे या ये लगाओगे? सब लोग ट्राई करें। चलो, इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST देयर हैज़ बीन लिटिल इफ एनी और लिटिल और नो इम्प्रूवमेंट इन रेवेन्यू एज द इकॉनमी इज स्ट्रगलिंग। कह रहे यहाँ तक कि GST के रोल आउट करने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ना के बराबर इंप्रूवमेंट हुई है रेवेन्यू में, क्योंकि इकॉनमी अभी भी स्ट्रगल कर रही है।
यहाँ पे नेगेटिवली बात हो रही है, पॉजिटिवली बात नहीं हो रही। स्ट्रगल अभी भी चल रही है, ना के बराबर इंप्रूवमेंट हुई है, इन अ नेगेटिव सेंस हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो लिटिल और नो आपका करेक्ट आंसर है, लिटिल इफ एनी गलत होगा। समझ गए ना। तो ये आती है कभी कभी एडवर्ब एग्जाम के अंदर, पर आपको पता होना चाहिए। देखो जिसमें और आ रहा होगा ना, और वो वाली नेगेटिव होती है। ऐसी 2-3 और भी हैं, वो मैं आपको अगली स्लाइड्स में करवाऊंगा, है ना। याद रखना, जिसमें और आ रहा होता है वो नेगेटिव होती है, नो भी आ रहा होगा पीछे, और वैसे वाली जो है दूसरी पॉजिटिव होगी। अब देखो अगला, देखो सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, इसमें भी और आ रहा है, ये नेगेटिव वाला है और ये है पॉजिटिव वाला। इसका मतलब है कभी कभी, है ना। सेल्डम इफ एवर का मतलब है पॉजिटिव सेंस में कभी कभी। सेल्डम और नेवर का मतलब ना के बराबर कभी भी नहीं। माही इज़ वेरी शाई एंड इंट्रोवर्ट एंड सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर लाइक्स टू जॉइन लेट नाइट पार्टीज। माही जो है बहुत ही शर्मीली और इंट्रोवर्ट लड़की है, और कभी कभी ज्वाइन करती है लेट नाइट पार्टीज़ को, या कभी भी ज्वाइन नहीं करती है लेट नाइट पार्टीज़ को। अब बता दो, वेरी शाई और वेरी इंट्रोवर्ट, और वो भी लड़की, अगर कोई ऐसी लड़की होगी तो वो क्या लेट नाइट पार्टीज़ में जाने में कंफर्टेबल होगी? भाई सेल्डम और नेवर आएगा यहाँ पे, सेल्डम इफ एवर नहीं आएगा। समझ गए ना। सेल्डम इफ एवर का मतलब है कभी कभी जाती है, पर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि बहुत ही शाई और इंट्रोवर्ट है, हार्डली एवर कभी जो है वो पार्टी के अंदर जाती है, पसंद करती है जाना। समझ गए। चलो, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस आपको लेना है। ऐसा एक और है, अब इसको ध्यान से देखना। ओनली टू और नन टू, ओनली टू और नन टू दोनों का मतलब होता है एक हद तक, लेकिन ओनली टू का मतलब होता है एक बहुत बड़ी हद तक, और नन टू का मतलब है ना के बराबर, ऐसी हद तक बिल्कुल ना के बराबर, है ना। नन आ रहा है इसके आगे। व्हेन रोहन रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड हिज फैमिली वॉज नन टू या ओनली टू हैप्पी टू नो दैट ही वॉज सेफ एंड हेल्दी। अभी अब्रॉड गया हुआ था, कोविड के बाद वापस आया, अब इसकी फैमिली को पता लगा वो सेफ और हेल्दी था। अब ये बताओ, उसकी फैमिली ना के बराबर खुश होगी या बहुत ज़्यादा खुश होगी? भाई बहुत ज़्यादा खुशी होगी, है ना। सेंटेंस तो हमें यही बता रहा है। अगर बहुत ज़्यादा खुश होगी तो नन टू का यहाँ पे कोई काम नहीं है। हिज फैमिली वॉज ओनली टू हैप्पी टू नो दैट ही वॉज सेफ एंड हेल्दी। समझ गए ना। तो नन टू और ओनली टू में यही फर्क होता है, एक का मतलब है बहुत ज़्यादा, एक का मतलब है ना के बराबर। अगला देखो, द क्लर्क वॉज नन टू या ओनली टू हैप्पी फॉर हैविंग टू वर्क ओवर टाइम विदाउट ओवर टाइम अलाउंसेस। एक क्लर्क था, उससे 6 बजे की जगह तक आपने रात को 9 बजे तक काम करवाया, ओवर टाइम के पैसे भी नहीं दिए, खुश होगा या वो नाराज़ होगा? तो मैं बोल रहा हूँ ना के बराबर हैप्पी था वो, बहुत ही कम हैप्पी था वो, नाराज़ ही था वो। ही वॉज नन टू हैप्पी फॉर हैविंग टू वर्क ओवर टाइम। तो यहाँ पे ओनली टू लगा देते तो इसका मतलब क्या होता? ये क्लर्क बहुत खुश हो जाता है कि मेरे से आप ओवर टाइम करवाओगे और पैसे भी नहीं दोगे, है ना। सेंटेंस के हिसाब से ऐसा मीनिंग नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर है नन टू। तो ये कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स हैं सारी की सारी। अब अगला देखें, मस्ट टू और टू मच, है ना। मच टू और टू मच में सिंपल सा फ़र्क ये है, टू मच जो है ना, टू मच वो एक एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, और मच टू एक एडजेक्टिव नहीं है, है ना। द फ्रूट सेलर चार्ज मी मच टू या टू मच मनी। क्लासिक कॉन्सेप्ट है ये, एसएससी का क्लासिक जो पेट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ना। फ्रूट सेलर ने चार्ज किया बहुत सारी मनी को, बहुत सारा पैसा जो मुझे चार्ज किया। मनी क्या है? एक नाउन है। मच टू और टू मच दोनों बता रहे हैं, इसको एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा, है ना। अगर एडजेक्टिव चाहिए नाउन के लिए तो मच टू का कोई काम नहीं है, टू मच आपका आंसर है। द फ्रूट सेलर चार्ज में टू मच मनी, ठीक है ना। एडजेक्टिव बन के मनी को मॉडिफाई करेगा। अगला सेंटेंस देखो, द हाउस वॉज प्राइस्ड मच टू या टू मच एक्सपेंसिव। घर का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था। एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव है। इससे पहले हमें क्या चाहिए? एक एडवर्ब चाहिए। मच टू भी एडवर्ब है और टू मच भी एडवर्ब है। अब देखो, टू मच यहाँ पे नाउन को एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहा था, लेकिन टू मच एक एडवर्ब भी है ना। अब इस केस के अंदर आपको दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, मस्ट और टू मच में से। अब वो कैसे करोगे? अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है तब लगाओगे मस्ट टू, अगर वर्ब को मॉडिफाई करना है तब लगाओगे टू मच। इस केस में घर को प्राइस किया गया था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव के लिए एडजेक्टिव के लिए एक एडवर्ब चाहिए जो कि होगी मच टू, ना कि टू मच। देखो लास्ट, शी टॉक्स मच टू या टू मच। यहाँ पे बात करने की बात हो रही है, एक वर्ब की बात हो रही है, वो बहुत ज़्यादा बोलती है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जो एडवर्ब आएगी वो आएगी कौन सी? टू मच। तो शी टॉक्स मच टू नहीं, टू मच। तो इस तरीके से आपको मच टू और टू मच के बीच में डिफरेंस करना होता है। सारे नोट्स को भी डाउनलोड करना डिस्क्रिप्शन से जा करके, साफ साफ जो मैंने आपको बताया है वो आपको रिवाइज हो जाएगा, है ना। और ये आपका पूरा रिवीजन है सारी की सारी कॉम्प्लिकेटेड एडवर्ब्स का। फ्री वर्सेस फ्रीली, नियर वर्सेस नियरली, वेरी वर्सेस टू, फेयरली वर्सेस रादर, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, मच टू, टू मच, ओनली टू और नन टू,
लिटल इफ एनीथिंग और लिटल और नथिंग। यहाँ पे और वाले नेगेटिव होते हैं, आपको पता ही है ना, और वाले हमेशा नेगेटिव होते हैं। वेरी और वेरी मच, इन दोनों में आपको फ़र्क पता है। इसके बाद में वर्ब आती है और वेरी के बाद में कभी भी वर्ब नहीं आती। एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मतलब आने वाले वक्त में, एट प्रेजेंट मतलब अभी, लेट मतलब देरी से, लेटली मतलब आज कल में ही, है ना, हाल ही में। तो ये सारी की सारी आप रिवाइज कर सकते हो। 10 ही हैं ये, बस 10 हैं, 12 हैं ना, देख लेना इनको। तो ये 10-12 पेयर्स में से ही आपको बार बार एडवर्ब चैप्टर पे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इनको आप रिवाइज करें। साथ में वो LY वाला कॉन्सेप्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडवर्ब्स का। और तीसरा है एडवर्ब की पोजीशन का, कहाँ पे कौन सी एडवर्ब कब लगेगी। बस इतना ही एडवर्ब चैप्टर में। मुलाकात लूँगा। अगली वीडियो बनाना चाह रहा था मैं आर्टिकल्स की, पर बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं इन्फिनेटिव के, और कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं प्रेपोजिशन के। तो देखो, इन्फिनेटिव तो जल्दी बन जाएगी, आर्टिकल भी जल्दी बन जाएगी, प्रेपोजिशन थोड़ा लंबा है। मैं कोशिश करूंगा जितना टाइम मुझे मिले जल्दी से जल्दी मैं तीनों में से एक वीडियो लाऊं। कोशिश मेरी यही है, मैं इन्फिनेटिव पे ही नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करूं। चलिए मुलाकात लूँगा। फ्री कोर्स है तो इसको पेड की तरह ही लेना। ऐसा ही सोच के करना कि मैंने 5,000 रुपये सर को दिए हुए हैं, है ना। ऐसा सोचोगे तो आप इसको पूरा करोगे। अगर फ्री का फ्री सोचोगे तो हो सकता है पूरा ना करो। ये उन लड़कों के लिए कह रहा हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, वो तो बेचारे पूरी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है। चलिए।